हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं कुलदीप गौतम ऑनो ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम बातें करेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस के लिए। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस को हमें पढ़ना क्यों चाहिए, इन सारी बातों के लिए आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा टॉपिकों को। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, सबसे पहली बात, इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता क्या है ना। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होता क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है एनी सरफेस। कैसा सरफेस? एनी सरफेस, कोई भी सरफेस, है ना, on which electric potential is equal for every point, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। अगर मान लीजिए ये कोई सेंटर है और इस सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और इस सेंटर से इस स्फेयर की जो डिस्टेंस है, ये है स्फेयर आर रेडियस का, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल आर है फॉर एवरी पॉइंट। सभी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल आर है, सभी स्मॉल आर है। तो इसके इस पॉइंट पर, 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 किसी भी पॉइंट की अगर हम बातें करें, किसी भी पॉइंट की बातें करें, पॉइंट 1 की बातें करें, 2 की बातें करें, 3 की बातें करें, 4 की बातें करें, 5 की बात करें, 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें, 9 की बात करें, 10 की बात, जिस किसी भी पॉइंट की बातें करें, वहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल जो V की वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, रिमेन्स होनी चाहिए। इक्यू पोटेंशियल सरफेस की कंडीशन क्या है कि हर एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसे सरफेस को इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। समझ में आ गया? आज का जो टॉपिक है वो मोस्टली थ्योरेटिकल ही है और उससे थ्योरेटिकल को समझना है बस आपको। ठीक है ना। तो बहुत काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा टॉपिक है और बिना इसके हम इसे कंप्लीट भी नहीं कर सकते थे। तो आज ये लेक्चर जो होगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस का, जो पोटेंशियल इक्यू पोटेंशियल सरफेस जो है, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देगा। इसके बाद में जो कैपेसिटेंस था, नेक्स्ट वीडियो जो तैयार करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी हमारी, उसके लिए होंगी कैपेसिटेंस के लिए। वो भी बहुत प्यारा और खूबसूरत टॉपिक है। जिस तरीके से इसे कंप्लीट किया है, 10 वीडियो को तैयार किया है, बहुत लिमिटेड समय की वीडियो हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चलना है आपको, बहुत लंबा नहीं पढ़ना है। थोड़े थोड़े से ही डिवीजन में बहुत सारी बातों को पूरा करने की कोशिश की गई है। ठीक है ना। फिर भी आपका कोई कंसेप्ट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता दें, जिससे कि हम उस पर भी आपकी बात को, आपके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अगला सेकंड टॉपिक है आपका बेटा, सेकंड टॉपिक है आपका, अब कॉन्सेंट्रिक की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि अगर मैं इसके ऊपर इक्वल रेडियस का, हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कोई दूसरा स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि सबका सेंटर एक होना चाहिए, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस पर और भी स्फीयर लगाए जा सके, उसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक।
तो कॉन्सेंट्रिक के लिए जब हम काम करते हैं तो कॉन्सेंट्रिक के लिए कहा है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एज अ सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं यहां से इसकी बात करूं तो इस पॉइंट पर, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा बात क्या होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो V इज इक्वल टू होती है KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। तो यहां से आपको पता पड़ रहा है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि जैसे जैसे रेडियस को बड़ा करते जाएंगे, रेडियस बड़ी होती जाएगी, उसी तरीके से पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो इसके इस सरफेस पर अगर इसके कंपेयर में अगर हम बातें करें, इस अंदर वाले के कंपेयर में अगर बातें करें, तो इसका पोटेंशियल जो होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा ऊपर वाले का जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस हम R2 मान लेते हैं, तो R2 की जो पोटेंशियल होगा उसकी रेडियस कम है, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। लेकिन इसके हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होगा। यानी कि हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कंडीशन होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये जो स्फीयर है, अब मैंने स्फीयर की बातें की हैं, तो ये जो टॉपिक बनता है वो 3D के लिए, किसके लिए? 3D के लिए। किसके लिए? 3D के लिए। अगर मैं उस 3D के लिए अगर मैं 2D की भी बातें करूं, तो किसी भी 2D के लिए क्या काम होगा, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आएंगी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस को तैयार करने के लिए। कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को एक एक करके आप पढ़ेंगे और एक एक करके उनको जज करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपकी प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी है आपकी। तो मेरे ख्याल से आपको लगता है ये समझ में आ गया होगा। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये किसके लिए बातें करनी हमने? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। अगर 3 है, अगर 3 को लगा रखा है हमने, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगा रखा है, तो इसमें इसकी वैल्यू, तो इसके भी हर एक पॉइंट पर, मान लीजिए अंदर वाले पर बोलते हैं 100 वोल्ट है, ये ऊपर वाला 80 वोल्ट है, इधर ये वाला 60 वोल्ट है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये कंडीशन जरूर होती है इसमें। तो यहाँ तक का काम था, तो मैं इसे हटा देता हूँ जो समझने वाली बातें थी, और आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सिर्फ कुछ पॉइंटों में ही काम करने की पूरी कोशिश की है, फालतू ज़्यादा लैंग्वेज को नहीं लिखा गया है, बहुत सारी बातों को नहीं कंसीडर किया गया है, ऐसी बातों को जिनकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और मैंने जो लिखे थे उन एग्जाम्पल्स को आप, अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया? सिलेंडर ले लिया, है ना। अब इस सिलेंडर पर हमने क्या किया? कोई चार्ज प्लस क्यू रखा है। अब मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट चार्ज नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है? पॉइंट चार्ज नहीं रखा है। अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज रखूंगा तो यहां पर डिस्टेंस के हिसाब से हर जगह की डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अब जब बातें कर रहे हैं तो हम इसके किस सरफेस की बातें करें? इस सरफेस की बातें कर रहे हैं। ये भी कॉन्सेंट्रिक है, तो कॉन्सेंट्रिक होगा तो यानी कि इसके साथ में एक और हो सकता है, यहां पे कॉन्सेंट्रिक एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रिक एक्सिस बनेगा। तो इसके साथ में ये भी, ठीक है ना। फिर इसके साथ में और अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पर इसका पोटेंशियल इस किसी भी पॉइंट पर अगर हम बातें करें, वहाँ पर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। फिर इसके रेस्टूवर्ड अगर यहाँ बातें करेंगे तो इस पर भी
सेम रहेगा, लेकिन इससे इसका पोटेंशियल कम होगा। मान लीजिए इस पर कितना है 100 वोल्ट है, तो इस पर कितना, इसके कंपेयर में इससे कुछ कम होगा, मान लेते हैं कि इसे 80 वोल्ट होगा। तो ये कम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ी होगी वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब इसकी प्रॉपर्टी की बातें करते हैं। प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से समझना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों में मैंने आपको कंप्लीट करने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? पहली प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन W इज इक्वल टू कितना है, 0। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ नो वर्क डन, इसमें कोई भी वर्क नहीं होता इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, है ना। कब नहीं होगा? तो W इज इक्वल टू 0 कब होगा? तो आप इस वाली बात को जब समझते हैं कि VA माइनस VB या VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट या W अपॉन कोई भी टेस्ट चार्ज Q। जब यहाँ की हम बातें कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो W की वैल्यू जब 0 होगी तो ऐसा पॉसिबल कब होगा? तो ऐसा पॉसिबल जब होगा जब किसी भी यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूं मैं, सरफेस के लिए, किसी भी सरफेस के लिए, सरफेस का एक पॉइंट A ये ले लिया मैंने और ये पॉइंट इसका B ले लिया, तो यहां पोटेंशियल VA होगा और यहां पोटेंशियल VB होगा। ये कोई सरफेस ले लिया, ये कोई सरफेस ले लिया। तो WAB की बातें करें, WAB की बातें करें, किसकी बातें करें? WAB की बातें करें, WAB की बातें करें तो VA, तो WAB इज इक्वल टू कितना होता है, VA। तो यहाँ पे WAB की बातें करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है वो, अगर मैंने यहाँ AB लिखा हुआ है तो ये कितना होगा, BA होगा। और अगर मैं BA माइनस BB बातें करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा AB। ये कितना हो जाएगा, AB। तो अब अगर यहाँ से VB इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें और इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो इसका नॉर्मल क्या है, इसका नॉर्मल क्या है, ये। तो नॉर्मल के टू वर्ड्स, तो यहाँ इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल होगा VA माइनस VB, तो इसको हम लिख सकते हैं W कितना, WAB इज इक्वल टू कितना, WAB इज इक्वल टू VB माइनस VA और मल्टीप्लाई Q का, जब Q का, तो इस W की वैल्यू 0 रखूंगा तो वैल्यू हो जाएगी, इस W की वैल्यू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, W की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा Q इंटू VB माइनस VA, और VB माइनस VA का मतलब हो गया, इस Q को इसके अपॉन में लेकर के जाऊंगा तो VB इज इक्वल टू VA। और ऐसे सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको अलग साफ कर देता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी पर जब हम बातें करेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए काम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑलवेज
नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका जो नॉर्मल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के टूवर्ड होता है। यानी कि अगर मैंने अभी जो सरफेस तैयार किया था उस सरफेस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आप वैल्यू लेते हैं E इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी एक्स या स्मॉल डी। तो जिस किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जब ई की बातें करते हैं तो इस ई की जो डायरेक्शन होती है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा याद रखने वाली बात है। ऑफ एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर बातें करें तो हमेशा किसी भी पॉइंट पर जो एक ई की डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा ई जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन को तैयार करेंगे, और थर्ड कंडीशन है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आर। तो इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं पहले। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जितना भी पॉइंट चार्ज होता है, यानी कि अगर आपने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू माइनस के डी वी अपॉन डी आर। कितना होता है, डी वी अपॉन डी आर होता है। तो अब डी वी अपॉन डी आर जब ये वैल्यू होगी तो इस डी वी अपॉन डी आर से मतलब क्या होगा, अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, ई होगा। डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई होगा। कितना होगा, ई होगा प्यारे बच्चों। यानी कि आर जैसे जैसे बढ़ेगा डिवीजन आर डी मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ई का मान कम होगा, और डिस्टेंस कम होगी तो ई का मान बढ़ेगा हर एक डिवीजन पर। ये वाली बातें थी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिवीजन को छोटा लिया जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां पर डिस्टेंस को बड़ा किया जाता है। यानी कि जितनी डिस्टेंस सरफेस की दूर होती जाएगी किससे, पॉइंट चार्ज से, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पुअर होता जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास आर ई की बात है, वहीं ऐसे भी लिख सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी आर, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि आर छोटे छोटे डिवीजन के लिए तो आर सेंटर पे होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और भी ज़्यादा होती है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब लास्ट है इसकी ये प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, और इस लास्ट प्रॉपर्टी के साथ में काम कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, बड़े गजब की बात है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल समान हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ले लिए, एक तो ये ले लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अभी बताई थी हमने, क्या होती है, इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसके परपेंडिकुलर। ई की डायरेक्शन क्या है इसकी, इसके परपेंडिकुलर ई की डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा बच्चों। और
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेप्ट टू ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो दूसरा पोटेंशियल सरफेस कहाँ बनेगा? तो दूसरा पोटेंशियल सरफेस अगर मैं यहां से बनाने की कोशिश करूं, कैसे, इस तरीके से अगर बनाने की कोशिश करूं, तो दूसरा पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाला क्या हो गया? दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको दिख जाएगा, है ना। कलर चेंज कर देते हैं। ये 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 इसकी बात है कर रहे हैं। अब ये दोनों जो हैं कभी भी एक दूसरे को, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इस वाले की जो डायरेक्शन है, उसकी किस तरीके से? इस तरीके से। और इस ई की डायरेक्शन कैसे? ऐसे। तो ये कभी भी एक दूसरे को इस पॉइंट पर, जैसे ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते। ये कंडीशन होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ध्यान से समझ में आ गया? तो इस ये क्या होता है, क्योंकि इसकी ई की डायरेक्शन ये क्या हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर, इस ई की डायरेक्शन को क्या हो जाएगी? इसके परपेंडिकुलर। तो आंसर है ये वाला ऊपर की तरफ और ये वाला इसको ऐसे करके। तो ये आपस में ऐसे करके एक दूसरे को नहीं काटते, 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 है ना। क्योंकि इसके लिए ई की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर देंगे और वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू जो होगी, यानी कि जिसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जब डायरेक्शन ही इनकी एक दूसरे को काट देंगे, तो ये पॉइंट जो है जो आएगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस न हो करके वहां पर ई की वैल्यू की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेप्ट टू ईच अदर, कभी डू नॉट इंटरसेप्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो दो हो जाती हैं, इसकी वजह से वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े अच्छे पॉइंट थे, और इन पॉइंटों को आप वीडियो को पॉज करके और आप अपने डायग्राम बना करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिएगा, इतना काम आपका हो गया। इसके बाद में अगला स्टेप आता है आपका क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम। यानी कि हम जब चार्ज की वैल्यू, वहां पर चार्ज कैसे थे, सभी के चार्ज कैसे थे? चार्ज हमने सरफेस को दे रखा था, तो हमने चार्ज की वैल्यू पे ज़्यादा काम नहीं किया था, एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस की बातें कर रहे थे हम, यानी कि हर जगह पे चार्ज कैसा था? सेम डिस्ट्रीब्यूट था। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होने वाली है? फर्स्ट केस पोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कैसा? इक्विपोटेंशियल सरफेस की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बातें कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बातें कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बातें कर रहे हैं। तो इस पर जब हम बातें करेंगे तो क्या होगा कि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्ट, कोई पॉजिटिव चार्ज कौन सा? सोर्स चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है वो उसे हम कहीं पर भी कुछ फील करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल ये है। अब ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, तो ये अपने चारों तरफ हर एक पॉइंट पर जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि यहां से क्या होगा, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या होंगी? मूव करेंगी बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? मूव करेंगी। क्या करेंगी? मूव करेंगी। क्या करेंगी? मूव करेंगी, है ना। ऐसे समझिएगा, क्या करेंगी? मूव करेंगी।
और कैसे, इसके परपेंडिकुलर। कैसे मूव करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, जहां भी आप जितनी भी निकालना चाहते हैं। इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके हर एक पॉइंट पर, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके हर एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। इक्विपोटेंशियल यानी कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। इसके टूवर्ड्स बात करूं, इस पर भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन पता होना चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। फिर अगले वाले पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे सरफेस जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। तो ये किसकी वजह से है, किसी वेरियस चार्ज की वजह से, किसी भी वेरियस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ। तो इसके हर एक पॉइंट पर किसी भी एक भी स्फीयर की अगर हम बात करें तो उसके हर एक स्फीयर पर, हर एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। सेकंड केस, अब इसका सेकंड केस सेकंड केस ये बड़ा ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और ये पूछा भी जाता है, अच्छे कंपटीशन में भी पूछा जाता है कई बार। तो ध्यान दीजिएगा बेटा इस पर। इसमें लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या होना चाहिए, दो चार्ज हैं इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज ये है ना, और एक माइनस क्यू चार्ज ये है। तो आप लोगों ने प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज वाली कंडीशन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ रखा है ना, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। तो मैं इसको माइनस क्यू चार्ज इधर रख देता हूं और प्लस क्यू चार्ज इधर रख देता हूं, ठीक है। अब होगा क्या, अब इसके लिए प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट को। यहां से बहुत सारी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। कैसे चलती हैं फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो ये फील्ड लाइंस इधर से निकल रही इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो कहां से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे, इधर से
इस तरीके से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इधर से इधर आएंगी तो इस पॉइंट पर यहां पर इस पॉइंट पर एक सरफेस जनरेट होगा, एक सरफेस जनरेट होगा। उस सरफेस की वैल्यू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, जो इसके सेंटर में होगी, जो इसके सेंटर में होगी। वो कैसी होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके चारों तरफ तो इस तरीके से ये सारी की सारी, यहां जो होगा वहां इक्विपोटेंशियल, यहां जो होगा इक्विपोटेंशियल। तो इनके इन सरफेस पर अगर हम इसी तरीके से और सरफेस बनाएं तो इसके रेस्पेक्टिव, इसका नहीं, इसके रेस्पेक्टिव क्या कंडीशन बनेगी? फिर ये कंडीशन बनेगी, ये वाले इक्विपोटेंशियल, ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। लेकिन इस कंडीशन पर इसका ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की होगी। इस चार्ज के लिए ये और इस चार्ज के लिए ये, और लेकिन ये वाला जो प्लेन सरफेस होगा वो दोनों के लिए कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी डाइपोल के लिए अगर हम ऐसे पूछ सकते हैं, किसी भी डाइपोल के लिए अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल के रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करना चाहें तो वहां पर भी ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसका नेक्स्ट अगला टॉपिक ठीक है, ठीक है। तो अब कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या होगा भाई? दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या होगा? दोनों ही चार्ज जब पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा? तो बेटा ये वाला थोड़ा सा ध्यान दें। ये फील्ड जो तैयार होगा, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर, तो ये इसका पोटेंशियल सरफेस है, ये इसका पोटेंशियल है। लेकिन ये इन दोनों का कंबाइंड है, जिसे हम डाइपोल के लिए भी यूज करते हैं। तो ये डाइपोल का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ये होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है ना? चलिएगा आगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अब टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या काम होता है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। यानी कि ये दोनों ही चार्ज कैसे हो? ये भी पॉजिटिव चार्ज हो सर, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या काम होने वाला है ना? तो क्या काम होने वाला है? अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती ही नहीं है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ से चलती ही नहीं है ना? चलती ही नहीं है पॉजिटिव से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं चलती, लेकिन रिपल्सन होकर के बेंड तो होती हैं। रिपेल होकर के क्या होती हैं? बेंड तो होती हैं। है ना? रिपेल होकर के बेंड तो होती हैं, है ना? बेंड तो होती हैं। इसी तरीके से इस तरह की फील्ड लाइंस तैयार होंगी, ठीक है ना? ये वाली शेप होगी। अब लेकिन ये सभी अपने चारों तरफ, ये सभी अपने चारों तरफ क्या करेंगे? क्या करेंगे?
यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद का जनरेट करेंगे। इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका तैयार करेंगे, खुद का तैयार करेंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या कंडीशन तैयार हो जाएगी, ये वाला फिर इस तरीके से बैंड होगा और ये वाला इस तरीके से बैंड होगा। ठीक है, जब दोनों के दोनों चार्ज कैसे हों, पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, तो ये कंडीशन आपकी बनती हैं। स्ट्रक्चर्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फील लीजिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने की कोशिश करिएगा जब दो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो। ठीक है ना। अगर इसके बाद में एक लास्ट केस और बच जाता है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, देखिएगा प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस से ऐसा लग रहा है, हुँ? देखिएगा, मैं इसको पहले से कट कर देता हूँ, फिर बनाते हैं इसे। चलो,
बेटे ये सारी फील्ड लाइंस जो हैं वो, ये सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस से होकर के इस सरफेस से होकर के इस सरफेस, तो यहाँ इस सरफेस पर इक्विपोटेंशियल, इस सरफेस पर इक्विपोटेंशियल, इस सरफेस पर इक्विपोटेंशियल, और हर एक पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और ये आपका लास्ट टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ऑफ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।